वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो अल्फा कार्बन के कारण होती है। ये जो रिएक्शन है वो इनोलेट फॉर्मेशन के थ्रू कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। वैसे और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो इनोलेट फॉर्मेशन से होती है, उनमें से एक ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले यह ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें इनोलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब कार्बोनिल गिवन कंपाउंड्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अल्फा हाइड्रोजन का मीन होता है जो अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यदि हमें इनोलाइजेशन करना है तो हमें ये देखना होगा कि गिवन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, तभी हम इनोलाइजेशन करेंगे। और एल्डोल रिएक्शन विदाउट इनोलाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका इन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हमें यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रिक्वायर्ड रहेगा, यानी पहले हमें इनोलाइजेशन करना है और दूसरा हमें इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर ये देखना होगा कि वो कौन सा है। तो कार्बोनिल जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, बिकॉज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपने तरफ शिफ्ट रखता है, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप से कार्बोनिल कार्बन जो है सी डबल बॉन्ड ओ वाला वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनोलाइजेशन। तो देखिए कार्बोनिल कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होता है CH3, ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो रिएक्शन है हम बेस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो स्मॉल अमाउंट हम लेते हैं NaOH की कैटालाइटिक अमाउंट। अब ये NaOH जो बेस है वो क्या करता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनका अल्फ़ा जो कार्बन है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, जिसके कारण इसके जो प्रोटॉन है वो एसिडिक प्रोटॉन हो जाते हैं। क्योंकि CO ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के जो अल्फ़ा कार्बन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो बेस की प्रेजेंस में ये इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक नेगेटिव कार्बन आयन बनता है, एनाइन बनता है। ये एनाइन बन गया। इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो अच्छा एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का एक काम करता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस के थ्रू कार्बोनिल कार्बन पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस टाइप से इनोलेट जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, एक स्टेबल एनाइन बनता है कॉन्जुगेट बेस। कार्बोनिल का कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं हम इसे। तो it is an enolate ion and this ion is a nucleophile in nature. अब यहाँ पे जो हमने इनोलाइजेशन किया है, अब यही इनोलेट जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, क्योंकि कोई भी रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो अब हमें रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का हमने एनोलाइजेशन किया और दूसरे मॉलिक्यूल का हमें कार्बन सेंटर रिक्वायर्ड रहेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये हमने इनोलेट बना लिया, नेगेटिव आयन कार्बन, और ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखो कैसे ये एरो आपको बता रहा है कि किस प्रकार ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है फर्स्ट मॉलिक्यूल का, वो सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है। आपको यह ध्यान रखना है जो इनोलेट हमने बनाया है वो कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होगी यहाँ पे। तो कार्बोनिल कार्बन का जो अल्फा कार्बन है फर्स्ट मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो इस टाइप से एक हमें एनाइन मिलता है, ऑक्साइड एनाइन, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो अब ऑक्सीजन पे चला गया है बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें प्रोटोनेशन करना है, वाटर से ये हाइड्रोजन रिमूव करता है और इससे एक एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। एल्डोल का मीन होता है कि इसमें देखो OH ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड, इसीलिए इसे हम कहते हैं एल्डोल। एल्डोल का मीन होता है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल।
अब यहाँ से ये जो हमने एल्डोल बनाया है, यदि हमने बेस की जो अमाउंट है वो स्मॉल ना रख कर बेस हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है और हाई टेम्परेचर रखा हुआ है, और यदि ये रिएक्शन लॉन्ग टाइम तक होती है तो यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस फिर होगी। एलिमिनेशन में E1CB एलिमिनेशन होता है, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, यानी कि इसमें OH का एलिमिनेशन होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें OH का एलिमिनेशन होता है उसे हम E1CB मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ से जो एल्डोन हमने बनाया है उसका हमें क्या करना है, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन करना है। तो इफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ बेस NaOH और KOH कोई भी ले सकते हैं इज यूज्ड, the E1CB mechanism to eliminate OH group. This process is called E1CB, unimolecular conjugate base elimination, इसका पूरा नाम ऐसे हम बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ से OH ग्रुप को एलिमिनेट करना है, जो फाइनली हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना के देगा। ये एल्डोल, ये हमने जो एल्डोल बनाया था फर्स्ट रिएक्शन से, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जो अल्फा कार्बन है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH के बीच में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और ये अभी भी CO ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एसिडिक है, बेस के प्रेजेंस में ये H एलिमिनेट कर सकता है, और इस टाइप से हमें एक एनोल बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH एनोल ग्रुप। अब यहाँ से ये जो हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है ऑक्सीजन पे, ये वापस अपने पोजीशन पे आता है, जिससे OH जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, OH जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाता है। अल्फा का जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा, दिस इज ए कोटोनेल्डिहाइड, 4 कार्बन डबल बॉन्ड एंड CO ग्रुप, कोटोनेल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसे IPAC में हम लिखते हैं ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन और ऑन, ब्यूट 2 इन ऑन, ब्यूट 2 इन ऑन, ऑन होता तो कीटोन होता है और एल्डिहाइड है तो एल, ब्यूट 2 इन एल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम इसी रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना चाहते हैं, यानी एलिमिनेशन करना चाहते हैं, तो एलिमिनेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो बेस हमने यूज किया है उसकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, हायर अमाउंट ऑफ NaOH, हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए हायर टेम्परेचर,
और तीसरा हमें चाहिए लॉन्ग टाइम, यानी ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसमें यदि हमें लॉन्ग टाइम के लिए इसको किया तो हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा। तो ये एल्डोल रिएक्शन है बेस कैटालाइज। यदि इसी प्रोसेस को हम एसिड कैटालाइज में करें तो भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन एसिड कैटालाइज में जो इनोलेट बनता है, जो इनोल बनेगा वो इनोलेट के कंपैरिजन में कम न्यूक्लियोफाइलिक होता है। और एसिड कैटालाइज रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एल्डोल ना होकर अनसैचुरेटेड ही होगा। इसमें एल्डोल नहीं बनता है, एल्डोल के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अनसैचुरेटेड ही बनेगा। तो एसिड कैटालाइज देखो कैसे बनता है। जनरली this catalyzed aldol reaction gives unsaturated carbonyl compound, alpha beta unsaturated carbonyl compound instead of aldol। यानी उसमें हम एल्डोल तक उस रिएक्शन को रोक सकते हैं जिसमें सिर्फ हमें एल्डोल तक बनाना हो। तो एक तो हमें कम बेस चाहिए, कम अमाउंट में बेस चाहिए, वीक बेस चाहिए। दूसरा उसमें लॉन्ग टाइम तक ना करें और टेम्परेचर यदि हम लो रखें तो सिर्फ एल्डोल ही बनता है, आगे अनसैचुरेशन तक नहीं जाता वो। लेकिन इसके अपोजिट यदि हम उसी रिएक्शन को एसिड कैटालाइज करें तो वहाँ पर एल्डोल की जगह क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ये जो रिएक्शन है वो इवन मैकेनिज्म के थ्रू होगी, यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, जबकि उसमें हमने क्या देखा था, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो बेस कैटालाइज जो होती है वो E1CB के थ्रू होता है और एसिड कैटालाइज जो होता है वो E1 मैकेनिज्म के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट अनसैचुरेट बनाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया है साइक्लोपेंटेनॉल। तो सबसे पहले एनोलाइजेशन करते हैं। इसमें आपको पता है अल्फा से H निकलेगा इसमें, लेकिन ये एसिड कैटालाइज है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा कार्बोनिल ऑक्सीजन का, क्योंकि ये कार्बन पे जुड़ नहीं सकता। जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहीं पे प्रोटॉन ऐड होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेटेड होगा। जैसे ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होता है तो ये जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिससे जो अल्फा कार्बन है वो एसिडिक हो जाता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएशन होता है। तो ये बन गया इनोल, डबल बॉन्ड और OH ग्रुप इनोल, which is a less nucleophilic than enolate। क्योंकि इनोलेट में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है जिसके कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बॉन्ड शेयरिंग में आ गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए कम न्यूक्लियोफिलिक होता है। अब यही इनोल सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो भी प्रोटोनेट होगा, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोटोनेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये प्रोटोनेटेड हो जाते हैं। तो इनोल जो ग्रुप है वो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इस पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, तो कार्बन जो वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। वही सेम वाली बात करनी है हमें। तो अल्फा कार्बन होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का, जो सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो ये OH, ऑक्सीजन फिर पॉजिटिव, और सेकंड मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है जिस पे OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये जोड़ दिया हमने। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंट्रामोलिकुलर डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन दोनों होगा, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो OH दिख रहा है आपको ऊपर, ये H जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकेंड मॉलिक्यूल के OH ग्रुप पे। तो एक डीप्रोटोनेशन होगा और दूसरा प्रोटोनेशन होगा, दोनों स्टेप यहाँ पे होता है, यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा OH ग्रुप पे और ये बन जाएगा OH2। ये कार्बोनिल ऑक्सीजन, और सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो अब क्या बन जाएगा, OH2,
इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। ये हमने पढ़ा ही होगा, अल्कोहल वाली जो रिएक्शन है उसमें एसिड के प्रेजेंस में यदि अल्कोहल को ट्रीट करें तो E1 रिएक्शन के थ्रू ये एलिमिनेशन में जाता है, डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ डिहाइड्रेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव्स ए कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बना, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एडजेसेंट अल्फा कार्बन से हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन जो होता है उसका हाइड्रोजन होगा, वो क्या करेगा, बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करेगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो डिप्रोटोनेशन के थ्रू या हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस से अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन करने पर। बेस कैटालाइज में हमने देखा था एल्डोल बनता है और इसमें हमें डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे। तो यहाँ पे एक नोट आपको ध्यान रखना है, इफ़ बहुत कीटोन ग्रुप जो है जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं दोनों साइड, यदि ये अनसिमेट्रिकल हो, कीटोन के केसेस में हमें ये देखने को मिलता है, एल्डिहाइड में तो एक ही एल्काइल ग्रुप होता है, तो वो अनसिमेट्रिकल हो या सिमेट्रिकल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कीटोन के केसेस में, यदि कीटोन के दोनों एल्काइल ग्रुप सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल है तो हमें कौन सा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है फॉर इनोलाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें वही अल्फा कार्बन यूज करना होता है जो कम हिंडर्ड होता है, स्ट्रिक्टली कम हिंडर्ड होता है, यानी जिस पे कार्बन का सब्स्टिट्यूशन कम हो, वही कार्बन हमें लेना है फॉर इनोलाइजेशन। लेस हिंडर्ड कार्बन और एल्काइल ग्रुप। देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये हम एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं, एक तरफ CH3 ग्रुप है, अल्फा कार्बन है और ये कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरी तरफ है CH2 CH3, यानी जितने ज़्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उतना ही ज़्यादा हिंडर्ड होता है। तो फर्स्ट जो CH2 CH3 है ये ज़्यादा हिंडर्ड है, अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अब दोनों में से कौन सा हमें इनोलाइजेशन में प्रोटॉन लेना है, तो ये मोर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड होगा। और सेकंड जो CH3 ये लेस हिंडर्ड होगा। तो इस प्रकार यदि हम बेस के प्रेजेंस में इनोलाइजेशन करें तो CH3 ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होता है और इनोलेट फॉर्मेशन करता है इंस्टेड ऑफ CH2 CH3 ग्रुप। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कीटोन के केसेस में यदि अनसिमेट्रिकल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें लेस हिंडर्ड ग्रुप जो है वो ही लेना है और वही इनोलाइट फॉर्मेशन में जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं द स्टेबल इनोलेट फॉर्मेशन। तो स्टेबल इनोलेट फॉर्मेशन हम कैसे करें। तो स्टेबल इनोलेट बनाने के लिए हमें एक वीक बेस यूज करना पड़ता है और मोस्टली जो बेस है LDA हम यूज करते हैं। LDA इज लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड होता है जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे -78 डिग्री टेम्परेचर पे ही फंक्शन करता है।
इससे हमें स्टेबल इनोलेट बनता है, और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ एल्डोल बना रहे हैं तो एल्डोल ही बनेगा इस केसेस में। तो इस केसेस में हम आगे जो अनसेचुरेशन हो रहा था, जो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा था, डिहाइड्रेशन, वो यहाँ पे कम होता है क्योंकि कम टेम्परेचर है। तो इस एलडीए के प्रेजेंस में जो इनोलेट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो यदि हमें एल्डोल रिएक्शन करवानी है बाय यूजिंग द स्टेबल इनोलेट, तो इसमें हमें ये जो रिएजेंट है वो यूज करना पड़ता है, लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड। एंड इसे स्टोर करने के लिए -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिस पे ये स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इसमें जो अल्फा कार्बन हम यूज करें जिसमें प्रोटॉन जो है वो हमें एलिमिनेट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एलडीए, लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड, -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो इनोलेट बनेगा बाय रिमूविंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच इज अ स्टेबल इनोलेट, एंड डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी डायरेक्ट यहाँ पे एल्डोल बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमने इनोलेट बना दिया। अब सेकंड मॉलिक्यूल जो हम यूज करते हैं, ये हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड का, पीएच यानी कि फिनाइल यानी कि बेंजीन। ये बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। ये इनोलेट बनाएगा नहीं क्योंकि इस पर अल्फा कार्बन होता नहीं बेंजल्डिहाइड में, इसलिए हमने सेकंड मॉलिक्यूल को यूज किया। तो ये डायरेक्ट इसके अल्फा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। Loss of H2 molecule, in presence of H2 molecule, the aldol formation. और पीएच को हम बोलते हैं फिनाइल बेंजीन। तो एलडीए का जो वर्क होता है वो क्या होता है, ये एलडीए के प्रेजेंस में हम इनोलाइजेशन करते हैं। ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, और यहाँ जो इनोलेट बनता है वो काइनेटिक इनोलेट बनता है विच इज़ स्टेबल एंड फास्टर। इसीलिए यहाँ पे अनसेचुरेशन प्रोडक्ट के बजाय, अल्फा बीटा अनसेचुरेट प्रोडक्ट के बजाय डायरेक्ट एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। तो एलडीए के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे हम डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की, कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके लिए हमें एक तो मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन यूज करना होता है जो इनोलेट बनाता है, और दूसरे मॉलिक्यूल का हमें कार्बोनिल कार्बन यूज करता है। तो अल्फा कार्बन जो होता है वो सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो आपको इतना ही करना है कि एक मॉलिक्यूल को हमें अल्फा कार्बन लेकर दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करवाना है, जिससे हमें एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल मेक्स द बॉन्ड विद कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। देखिए, एग्जाम्पल से देखिए, समझे से। ये वन मॉलिक्यूल लिया हमने एसिटाल्डिहाइड का, तो इसका हम कार्बन सेंटर यूज करते हैं कार्बोनिल कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और दूसरा जो अनदर मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं, इसका अल्फा कार्बन लेते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो एक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और दूसरा सेंटर न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अल्फा कार्बन यूज करना है।
तो अल्फ़ा कार्बन जो होगा वो कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करता है और ये हमें एल्डोल बना के देगा। यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। CH3 C ये कार्बोनिल कार्बन और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और OH बन जाता है। यानी कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी हमें अल्फ़ा कार्बन डायरेक्ट जोड़ना होता है। बस दैट सिंपल। ये एल्डोल हमने बना दिया। अब इस एल्डोल से यदि हमें अनसैचुरेट प्रोडक्ट बनाना होता है तो अल्फ़ा बीटा कार्बन जो है वहाँ से हमें वाटर एलिमिनेट करना है, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अल्फ़ा कार्बन आपको पता ही है, जो कार्बोनिल कार्बन दिख रहा होगा आपको C डबल बॉन्ड O, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन और जो इसका एडजेसेंट कार्बन है वो बीटा कार्बन है, जहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक्स द C डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन। ये दो कार्बन, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा कार्बन हो गई। तो यहाँ से हमें डबल बॉन्ड बनाना है। ये बन गया अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसी प्रकार बहुत सारी रिएक्शन यदि आपको सीखनी है, देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो मटेरियल है, वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाकर इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो रिटन नोट्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं।